बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर का पार्ट 1 पढ़ा, जहाँ पे मैंने आपको मोल के बारे में बताया कि मोल को ओल्ड डेज़ में कैसे डिफ़ाइन किया गया। फिर इसके बाद कुछ फार्मूलाज हमने देखे जो कि मोल से रिलेटेड यूज़ होते हैं, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने किए कि एग्ज़ामिनेशन के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर को उसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी इसे कहा जाता है, ये क्या होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फार्मूलाज जो इस एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड हैं, और इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड। तो लास्ट वीडियो में, मोल वाली वीडियो में हमने बात की थी कि किसी भी सब्सटेंस के मास को, चाहे कोई एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, उसके मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, AMU की बजाय ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, तो हम कहते हैं वो उस सब्सटेंस का एक मोल होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन को मास को अगर हम 12 ग्राम लिख दें, AMU की बजाय ग्राम लिख दें, तो हम कहते हैं ये कार्बन का 1 मोल है। इस तरह से वाटर, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका मास होता है 18, इसको अगर हम ग्राम में ले लें तो हम कहते हैं कि ये वाटर का 1 मोल होगा। इसी तरह से कोई आयन ले लो, OH नेगेटिव आयन 17 ग्राम, इसका 1 मोल बन जाएगा इस आयन का। और NaCl आयनिक कंपाउंड है एक, 58.5, इसके ग्राम अगर हम ले लें तो ये इसका 1 मोल बन जाएगा। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मोल कंसेप्ट के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अगर हमारे पास कार्बन के 12 ग्राम हो, या वाटर के 18 ग्राम हो, या NaCl के 58.5 ग्राम हो, तो क्या इसके अंदर सिर्फ कार्बन का 1 एटम होगा? 18 ग्राम के अंदर वाटर का 1 ही मॉलिक्यूल होगा? नहीं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए, ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि 1 AMU, जो 1 AMU है वो किसके इक्वल होता है? 1.66 10⁻⁻24 ग्राम, यानी इतने कम ग्राम्स के इक्वल होता है। तो एक कार्बन का मास तो 12 AMU है, या एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास तो 18 AMU है। अब अगर इनको ग्राम में हम लेके जाएंगे एक एक एटम या एक मॉलिक्यूल के मास को, तो ये बहुत कम मास बनेगा ग्राम के अंदर। इसका मतलब है कि जब हम कार्बन के 12 ग्राम लेंगे या वाटर के 18 ग्राम लेंगे, तो उसके अंदर ना तो कार्बन का 1 एटम होगा, ना वाटर का 1 मॉलिक्यूल होगा, बल्कि इसके अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में एटम या मॉलिक्यूल होंगे। अब ये कितने एटम या मॉलिक्यूल होंगे, ये हमें इस कांस्टेंट से पता चलता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये 1 मोल के लिए फिक्स्ड है, जिसे हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। वैल्यू क्या है? ये 6.02 10⁻23, ये 1 मोल के लिए वैल्यू फिक्स्ड है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na के साथ, एवोगैड्रोस नंबर को। एक्चुअली एवोगैड्रोस नंबर एक साइंटिस्ट का नेम है। हालांकि एवोगैड्रोस ने ये नंबर के लिए कैलकुलेशन नहीं की थी। एवोगैड्रोस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है कि जो गैस का वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ़ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने मोल्स ज़्यादा होंगे गैस का वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा। इस नंबर की जो कैलकुलेशन की थी उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कैलकुलेशन की थी जोसेफ शैचमिट ने ये कैलकुलेशंस की थी, लेकिन इसको मंसूब कर दिया गया एवोगैड्रोस के नाम के साथ, तो इसीलिए इसको एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है। कार्बन के 12 ग्राम 1 मोल, अगर 1 मोल होगा तो उसमें कितने कार्बन के एटम होंगे? 6.02 10⁻23 एटम्स, यानी इतने एटम्स के मास को हम जोड़ेंगे। इतने एटम्स के मास को हम जोड़ेंगे तो फिर जाके कार्बन के 12 ग्राम बनेंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इतने एटम्स, कार्बन के इतने एटम्स हों 6.02 10⁻23, इनके मासेस को हम जोड़ेंगे तो फिर जाके कितना बनेगा? वो 12 ग्राम बनेगा। इस तरह से वाटर का 18 ग्राम,
18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स को अगर हम इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स के मास को जोड़ेंगे फिर जाके वो कितना बनेगा? 18 ग्राम। इस तरह से इसके अंदर भी 6.02 10⁻23 आयंस और इसके अंदर भी 6.02 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। आयनी कंपाउंड है तो इसके लिए हम लिखेंगे फार्मूला यूनिट्स। बताने का मकसद ये है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल होगा, ये 1 मोल के लिए फ़िक्स वैल्यू है। मोल ज़्यादा होंगे तो ये पार्टिकल्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, अगर मोल्स कम होंगे तो पार्टिकल्स भी कम हो जाएंगे। इतने पार्टिकल्स के मास को अगर हम जोड़ते हैं तो वो 1 मोल का मास बनता है। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास बनता है। इस चीज़ को हम लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में इस चीज़ को प्रूफ भी करेंगे कि 1 AMU जो है वो इतने ग्राम के इक्वल होता है। 1 AMU इतने ग्राम के इक्वल होता है। और इस चीज़ को भी हम प्रूफ करेंगे कि एक कार्बन एटम का जो मास है वो 12 AMU होता है। एवोगैड्रोस कंसेप्ट की मदद से हम इन दोनों चीज़ों को इस वीडियो के एंड पे प्रूफ भी करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अब एवोगैड्रोस का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एवोगैड्रोस नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू है। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल होगा तो उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स में एटम भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं, आयंस भी आ जाते हैं। सपोज अगर वो आपसे कह दे कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करो इन 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम। इनके हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं कि इतना अगर यूरेनियम हो तो उसमें कितने एटम होंगे, इतना अगर सोडियम हो तो उसमें कितने एटम होंगे। तो आपने मासिस को नहीं देखना, आपने क्या करना है, इन मासिस के पहले मोल्स बना लेने हैं। मोल का फार्मूला हमें आता है, मोल्स ऑफ सोडियम। पहले सोडियम के मोल्स बना लो। गिवन मास 23, सोडियम का मोलर मास भी 23 होता है, 1 मोल हो जाएगा। इस तरह से मोल्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के मोल्स बना लो 238, मोलर मास भी इसका 238 होता है, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 1 मोल हो जाएगा। तो दोनों 1 मोल हो गए। अगर मोल इक्वल्स हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इक्वल होंगे, 6.02 10⁻23 एटम्स। यानी 23 ग्राम सोडियम के अंदर इतने एटम्स होंगे और 238 ग्राम यूरेनियम के अंदर भी इतने ही एटम्स होंगे। तो आपने मासिस को पहले कन्वर्ट कर लेना है मोल्स में। अगर मोल्स इक्वल आते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इक्वल आएंगे। एक और एग्जांपल देख लो, हमने पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं इन 9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। इनमें हमने बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो डायरेक्ट आपने मास को नहीं देखना, आपने मोल्स बना लेने हैं। पहले वाटर के मोल्स बना लो। मोल्स ऑफ वाटर, गिवन मास कितना है इसका वाटर का 9, मोलर मास कितना होता है 18, तो इसको डिवाइड करो, ये आ जाएगा 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स। इस तरह से ग्लूकोज के भी बना लो। मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये हो गया, इसका कितना मास है 90, मोलर मास होता है ग्लूकोज का 180, डिवाइड करो 0.5 मोल्स इसके आ जाएंगे। अब आपने मोल्स को देखना है, दोनों के मोल्स इक्वल हैं तो आप इजीली बता सकते हैं कि अगर मोल्स इक्वल हैं तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। तो आपने मासिस को पहले किस में कन्वर्ट कर लेना है, मोल्स में। इस बात को मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, आपने इसको जहन में रखना है। आपने मासिस को नहीं देखना, आपने मासिस को पहले ले जाना है मोल्स के अंदर। अगर मोल्स इक्वल आ गए तो फर्दर आपको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मोल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इक्वल हैं। लेकिन अगर मोल्स डिफरेंट आ रहे हैं तो फिर पार्टिकल्स डिफरेंट आएंगे, फिर आप उसकी फर्दर आगे कैलकुलेशन कर सकते हो जो जिस भी तरह से उसने क्वेश्चन को पूछा होगा। अगर हमने किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए 2 फार्मूलाज हैं।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में मैंने आपको बताया एटम्स भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, आयंस भी आ जाते हैं। तो जो हमने फाइंड करना होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। अगर एटम फाइंड करना है तो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिख लेंगे। मास जो आपको गिवन होगा, ठीक है, दिया होगा क्वेश्चन में, ओवर मोलर मास, उसी सब्सटेंस का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोज नंबर से। जो मास आपको दे रखा है यहाँ पे पुट करो, मोलर मास से डिवाइड करो और एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। या अगर आप इस वाले हिस्से को देखो, मास ओवर मोलर मास, ये हिस्सा होता है मोल्स के इक्वल। किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स के। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर। दो पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। अगर तो उसने क्वेश्चन में आपको मास दे रखा है तो मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर दो। अगर उसने क्वेश्चन में मोल्स दे रखे हैं और पार्टिकल्स पूछ रहा है तो फिर और आसान हो जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। फार्मूला सेम ही है, सिर्फ वो आपको मास दे के भी पार्टिकल पूछ सकता है, मोल्स दे के भी पूछ सकता है। मास दे के पूछे तो ये वाला फार्मूला, मोल्स दे के पूछे तो ये वाला फार्मूला। अब इसी फार्मूले की हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं, इसको इंटर कन्वर्ट, इसकी भी कन्वर्जन कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर हमें वो मोल्स पूछ ले और पार्टिकल्स दिए हुए हों, मोल्स पूछ ले और पार्टिकल्स दिए हुए हों, तो इसको इस साइड पे लाके डिवाइड कर दो। फिर रिपीट करता हूँ, मोल्स वो पूछ ले और पार्टिकल्स दिए हुए हों तो इसको इस साइड पे लाके डिवाइड कर दो, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर ये दे रखे हैं तो मोल्स पूछा है तो इसको उठा के इधर ले आओ, या अगर आपसे मास पूछा है और पार्टिकल्स दे रखे हैं, मास पूछा है और पार्टिकल्स दे रखे हैं तो मोलर मास को भी इधर ले आओ और एवोगैड्रोज नंबर को भी इधर ले आओ। मैं इसलिए नहीं लिख रहा फार्मूला ताकि कन्फ्यूजन बढ़े ना, यहीं से आप इसको इजीली इंटर कन्वर्ट करो। देखो मास हमने मालूम करना है, मास, पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं तो इसको उठा के उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एवोगैड्रोज नंबर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, एवोगैड्रोज नंबर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। या इसको अगर हमने कन्वर्ट करना हो, मोल्स हमने फाइंड करने हो, तो फिर क्या होगा? मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। इन दोनों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हीं को कन्वर्ट कर सकते हो। फार्मूला सिर्फ यही दो हैं जो बेसिक हैं, इन्हीं की कन्वर्जन होती है। अगर आप चाहो तो इनको याद कर सकते हो अलग से, नहीं भी चाहते तो आप इनको मत याद करो, इन दो को याद कर लो, इन्हीं को आप इंटर कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड, जिससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहले हम सिंपल से क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो हम इसके बाद में सॉल्व करेंगे। अगर वो आपसे पूछ ले फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स ना कह लो, नंबर ऑफ एटम्स इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, 6 ग्राम ऑफ कार्बन। अब देखो कार्बन का मास उसने दे रखा है, एटम्स मालूम करने का पूछ रहा है वो को, एटम्स मालूम, एटम्स का मतलब है हमने पार्टिकल्स मालूम करने हैं। तो सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन आपने जहन में अपने ख़त्म करनी है कि आपको मोल फाइंड करने हैं या पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ़ एटम्स यानी पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, तो हम एवोगैड्रोस नंबर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एटम्स ऑफ कार्बन जो हमने फाइंड करने हैं, यानी पार्टिकल्स, एटम्स ऑफ कार्बन। मास कितना है? 6 ग्राम। कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम पर मोल,
12 ग्राम पर मोल। एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10⁻23। तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एटम्स ऑफ कार्बन। एटम्स ऑफ कार्बन कितने आ जाएंगे, इसको पहले बेशक इतने हिस्से को पहले सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड 6.02 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 3.01 10⁻23 कार्बन एटम्स। ये आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह से अगर वो आपको मोल्स दे दे, मोल्स आपको दे दे, मास ना दे, मास की जगह पे मोल्स दे दे, वो आपसे पूछ ले फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन, तो फिर डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा। देखो ये मोल्स हमने निकाल लिए थे यहाँ से, तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट ये फार्मूला मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, मोल्स कितने हैं 0.5, मल्टीप्लाई किसे करना है एवोगैड्रोस नंबर से, तो 0.5 को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं इसकी। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड मास, हमने मास मालूम करना है ऑफ 3.01 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के इतने एटम्स उसने दे रखे हैं, यानी कि पार्टिकल्स उसने दे रखे हैं, हमने मास बनाना है। तो कितने पार्टिकल्स दे रखे हैं 3.01 10⁻23, ये पार्टिकल्स आ गए या कार्बन के एटम्स आ गए। मास ऑफ कार्बन हमने मालूम करना है, इसको लिख लो। ओवर मोलर मास कार्बन का 12 होता है मल्टीप्लाइड बाय 6.02 10⁻23। 12 को इधर ले आओ, 6.02 को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 3.01 10⁻23। 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6.02 10⁻23 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको आपने फर्दर सॉल्व कर लेना है, तो ये आंसर आ जाएगा 6 ग्राम। मास आ जाएगा कार्बन का 6 ग्राम। या आपको ऐसे पूछ ले फाइंड मोल्स, फाइंड मोल्स इन 3.01 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन। तो आप देखिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये वाला जो हमने ये लिखा था, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। तो पार्टिकल्स उसने दे रखे हैं, सिर्फ हमने इसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना है, हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। तो मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन, पार्टिकल्स हैं 3.01 10⁻23, एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23। ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी को सॉल्व करोगे तो ये मोल आ जाएंगे 0.5 मोल्स। फार्मूलाज आपके जहन में फ़िट होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में हमने क्या फार्मूला यूज़ करना है। अगर आप ये सीख गए, आपको ये पता चलना शुरू हो गया कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। बेसिक फार्मूलाज ये दो ही हैं, इन्हीं की मदद से हम ये दो फार्मूलाज भी बनाते हैं। अगर आपने इनको नहीं याद करना तो इनको ही याद रखो, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके आप इजीली मैथमेटिक्स अगर आपको आती है तो इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए कि उसने पूछा क्या है, उसने दिया क्या है, हमने मालूम क्या करना है। अगर ये चीज़ें आपकी समझ में आना शुरू हो गई तो ये मोल और एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब कुछ हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर से वो और किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़िए और समझिए कि उसने हमसे क्या पूछा है। फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स मालूम करने हैं। किस में मालूम करने हैं? इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब इसको देखो, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर उसने जो हमें मास दे रखा है वो पूरे मॉलिक्यूल का दे रखा है, लेकिन पूछ वो सिर्फ एटम्स का रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे या हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब स्टोइचियोमेट्री हमें ये बताती है कि अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हो,
ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हो तो इसमें कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। ये स्टोइचियोमेट्री फार्मूला हमें बताता है कि एक मॉलिक्यूल होगा तो उसके अंदर इतने इतने एटम होंगे। लेकिन हमने बताना है कि 90 ग्राम में कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे और कितने ऑक्सीजन के होंगे। अगर किसी तरीके से हमें ये पता चल जाए कि 90 ग्राम में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 90 ग्राम में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, फिर बहुत आसान है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और 90 ग्राम में मॉलिक्यूल्स कैसे मालूम कर सकते हैं? एवोगैड्रोस नंबर की मदद से। तो 90 ग्राम में पहले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मालूम करो कि 90 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज पड़ा हुआ है, उसमें टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे ग्लूकोज के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, गिवन मास 90, मोलर मास 180 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ये आएगा 3.0110⁻23 मॉलिक्यूल्स। ले जी, मॉलिक्यूल्स आ गए, हमारी परेशानी ख़त्म हो गई। अब हम इजीली बता सकते हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे और कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का हमें पता है। जब एक मॉलिक्यूल का पता है तो उसकी मदद से हम बता सकते हैं, चाहे उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएं या उससे कम मॉलिक्यूल्स आ जाएं। तो यहाँ पे लिख लो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। पहले हम निकाल लेते हैं ऑक्सीजन के, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे लिख लो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का हो तो उसमें 6 ऑक्सीजन के एटम हैं, सामने हमें नज़र आ रहा है फार्मूला से। अगर ग्लूकोज के इतने मॉलिक्यूल्स हो, जो कि उसने हमसे पूछ रखे हैं, 90 ग्राम ग्लूकोज दे के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 90 ग्राम में ग्लूकोज के, अगर इतने मॉलिक्यूल्स हों तो कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे? तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3.0110⁻23। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लो तो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स निकाल लो एक दफ़ा, मॉलिक्यूल से आगे एटम्स वगैरह निकालना बहुत आसान होता है। फिर देखो, इसके बाद फिर ऐसे कंपेयर करो, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर 12 हाइड्रोजन के एटम हैं, एक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर 12 हाइड्रोजन के एटम हैं। अगर इतने मॉलिक्यूल्स हों, जो कि उसने दे रखे हैं, हमें पूछ रखे हैं 90 ग्राम के अंदर, तो कितने होंगे? 12 मल्टीप्लाइड बाय 3.0110⁻23। सॉल्व कर लो तो हमारे पास एटम्स आ जाएंगे हाइड्रोजन के। इस तरीके से बताने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर आपको एक पूरे मॉलिक्यूल का मास दे रखा है, पूरे मॉलिक्यूल का मास दे रखा है और इंडिविजुअल एटम्स पूछे हैं, उसके अंदर इंडिविजुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो आपने क्या करना है, आपने पहले उसके टोटल मॉलिक्यूल्स बना लेने उस मास के एवोगैड्रोस नंबर की। एक दफ़ा टोटल मॉलिक्यूल्स आ गए, फिर आप इस तरह से इजीली कंपेयर करके बता सकते हैं कि कितने इसके अंदर एटम्स होंगे इंडिविजुअल एटम के। चलिए, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो आपने खुद सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने सॉल्व करके कमेंट में मुझे उसका आंसर बताना है। फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ H2O2। एक ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। दूसरा आपने करना है फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ H2O2। ये दोनों क्वेश्चन आपने गौर से इनको पढ़ना है,
फिर आपने सॉल्व करके इनका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है कि दोनों का आंसर क्या निकलता है। अब लास्ट में ये जो मैंने आपको बताया था कि 1 AMU इतने ग्राम के इक्वल होता है और एक कार्बन का मास 12 AMU होता है, इसको हम एवोगैड्रोस नंबर की मदद से अभी प्रूफ करते हैं। कैसे इसको प्रूफ किया जाता है, तो चलिए पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि 1 AMU इतने ग्राम के इक्वल होता है। जहाँ पे हमने रिलेटिव एटॉमिक मास का टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे हमने ये बात की थी। तो एटम्स ऑफ कार्बन, इसको हम कंपेयर करेंगे मास ऑफ कार्बन इन ग्राम्स के साथ। अभी हमने पढ़ा कि अगर कार्बन का मास 12 ग्राम हो, 12 ग्राम मीन 1 मोल हो, 1 मोल का मास 12 ग्राम ही होता है, तो उसमें कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10⁻23। ये अभी हमने एवोगैड्रोस नंबर में इसी चीज़ को डिस्कस किया है कि अगर कार्बन के इतने एटम्स हों तो उनका इतना मास होता है, यानी इतने एटम्स के मास को जोड़ें तो वो 12 ग्राम बनता है। अगर हमने एक एटम का मास मालूम करना है, 1 एटम ऑफ कार्बन, तो इसको इधर लाके डिवाइड कर दो 6.02 10⁻23। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.99 10⁻⁻23 ग्राम। अब ये हमारे पास क्या आ गया? एक एटम का, एक कार्बन एटम का मास, यही है ना एटम्स ऑफ कार्बन। तो एक कार्बन एटम का मास हमारे पास ग्राम में इतना आ गया। अब ज़रा गौर से देखना, AMU को हमने डिफ़ाइन कैसे किया था? जब हमने रिलेटिव एटॉमिक मास का जो टॉपिक है उसको पढ़ा था, हमने कहा था 1 AMU इज़ इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का मास डिवाइडेड बाय 12। कार्बन 12 के मास को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? 1 AMU के। अब एक कार्बन 12 का मास कितना आ गया? 1.99 10⁻⁻23। तो इसको आप डिवाइड कर दो, यही मास है 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23 ग्राम ओवर, इसको किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। यही तो डेफिनेशन है AMU की। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.165 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23 ग्राम, और इसको -24 भी आप कर सकते हो। पॉइंट को इधर ले आओ 1 के बाद तो ये पावर -24 हो जाएगी। 1.65 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 ग्राम। तो यही वो चीज़ है जो हमने प्रूफ करनी थी कि एक AMU इतने ग्राम के इक्वल होता है। 1.65 या 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 ग्राम। -23 में भी आप लिख सकते हैं, इसको -24 में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम एवोगैड्रोस नंबर की मदद से इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि एक AMU इतने ग्राम के इक्वल होता है, ये प्रोसीजर अप्लाई करते हुए। सेकंड, हमने ये प्रूफ करना था कि एक कार्बन एटम का मास 12 AMU होता है। तो उसको कैसे करेंगे? यहाँ तक कैलकुलेशन सेम चलेंगी। इतने कार्बन एटम का मास 12 ग्राम होता है, यानी एवोगैड्रोस नंबर हो तो उनका मास 12 ग्राम होता है। एक कार्बन एटम का मास निकाल लो ग्राम में, वो इतना आ जाएगा। लेकिन हमने एक कार्बन एटम का मास ग्राम में नहीं बताना, हमने किस में बताना है? AMU के अंदर। अब एक AMU इतने ग्राम के इक्वल होता है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 AMU इज़ इक्वल टू 0.166 10⁻⁻23। अगर पावर -23 में लिखनी हो तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा। ग्राम को हमने AMU यूनिट में लेके जाना है, तो इस वैल्यू को उस वैल्यू से डिवाइड कर दो, यूनिट चेंज हो जाएगा। AMU हो जाएगा मास ऑफ 1 कार्बन, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास हमने AMU में लिखना है, तो ये आया था ग्राम में 1.99 10⁻⁻23 ग्राम। इसको AMU में लेके जाना है तो उस वैल्यू से इसको डिवाइड कर दो। कितनी वैल्यू है? 0.166 10⁻⁻23। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 10⁻23 से 23 भी कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लो तो ये बन जाएगा 12 और साथ यूनिट आ जाएगा AMU। तो इस तरीके से आप किसी भी आइटम का, मैंने तो कार्बन का किया है ना, आपने खुद करके देखना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। तो बिल्कुल जो
आंसर होगा वो सेम आएगा, यानी जो उनकी जितने मासेस हैं वही वैल्यूज़ आएंगी। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 AMU, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 AMU, तो सेम वही आएगा। यहाँ पे आप लिखोगे कि एटम्स ऑफ नाइट्रोजन मास इन ग्राम। अगर एवोगैड्रोज एटम हो तो उनका मास 14 ग्राम होता है। फिर इस तरह से कैलकुलेशन को लेके चलोगे तो यहाँ पे आपके पास 14 AMU आंसर आ जाएगा। इस तरह जब आप ऑक्सीजन के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 16 AMU आएगा। किसी भी आइटम के लिए आप खुद से इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी एवोगैड्रोस नंबर के टॉपिक को समझने के लिए। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।